हेलो एवरीवन, मैं देवेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले पार्ट में हमने 11 क्वेश्चन तक देख लिया था, लेकिन 8th क्वेश्चन जो मैंने बताया था उसका मुझे एक और सॉल्यूशन मिला है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले सॉल्यूशन से जो ये मैं 8th क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये सामने जो आपके दिखाई दे रहा है, इससे मैं कुछ ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, मतलब पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ ऐसा मैंने बताया था। तो इसके और सॉल्यूशन को जानने का मैंने प्रयास किया तो समझ में आया कि एक और सॉल्यूशन हो सकता है और इससे मैं कुछ ज़्यादा सहमत हूँ। ये जो है क्यूब है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है और उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखने की वजह से क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा रखने की वजह से क्या है कि उसका जो सेकंड डायग्राम को देखेंगे अब, उसका कुछ हिस्सा जो है किससे दब गया है, स्क्वायर से दब गया है। स्क्वायर के ऊपर वाले हिस्से से दब गया, ऊपर के सतह, क्यूब के ऊपर के सतह से दब गया है। यानी कि जो ये ए स्क्वायर वाला हिस्सा जो है वो है दबा हुआ है, किसका, हेमिस्फेयर का। इतना सरफेस जो है माइनस हो जाएगा और जो क्यूब का ऊपर वाला सतह है हेमिस्फेयर से दबा हुआ है, मतलब दोनों का उतना उतना ए स्क्वायर जो सतह है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आप क्यूब को देखेंगे क्या होता है, क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, तो जान रहे हैं सब 6a स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि ऊपर जो है हेमिस्फेयर से एक सतह जो है दब जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर। ठीक है, 6 में से एक तो दब गया है। वैसे ही हमारा ये क्या होता है, किसका, 3πr स्क्वायर होता है, किसका, हेमिस्फेयर का 3πr स्क्वायर। क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, इस क्वेश्चन को मैं लिंक कर रहा हूं, ये आप पिछले पार्ट में देखेंगे तो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। 3πr स्क्वायर है, उसमें से भी ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर वाला हिस्सा, ए स्क्वायर वाला हिस्सा वो क्या है, दबा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस ए स्क्वायर कर लेंगे, दबा हुआ है। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर। अब जो हम लोग इसको जोड़ लेंगे, किसको किसको, 3πr स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर, इसको जोड़ रहा हूं मैं, तो 3πr स्क्वायर ये है प्लस 4a स्क्वायर। यह जो दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो रिक्वायर्ड हमारा सरफेस एरिया है वो यही हो जाएगा, 3πr स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो 6 में से a एक बार इसका माइनस हुआ क्यूब का, और एक बार उतना हिस्सा जो हेमिस्फेयर का है लेकिन क्यूब से वो दब जाएगा। दोनों साइड ही दबेगा ना भाई, दो जो फिगर है ऊपर नीचे रखेंगे तो दबेगा दोनों साइड। और इस चीज में ध्यान देना है कि ये जो डायगोनल दिया है 19√2, डी इज इक्वल टू क्या दिया है, 19√2 सेंटीमीटर दिया है। ये ऐसा हो सकता है कि ये फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल कहने का मतलब ये 3D बॉडी का डायगोनल ना होके 2D का डायगोनल है, 2D का डायगोनल है। तो इस स्थिति में ये क्या होता है, इसको ए मानते हैं, इसको ए मानते हैं, तो इसको डी मानते हैं हम लोग। ये मैं बोल रहा हूँ फेस डायगोनल है, बार बार बोल रहा हूँ, बॉडी डायगोनल नहीं है। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2a स्क्वायर ऐसा लिखे क्या, और अंडर रूट है तो a√2 हो जाता है। क्या हो जाता है, a√2। तो 19√2 तो हमारा क्या है, यहाँ से डायगोनल है, इसको मैं a√2 के बराबर कर देता हूँ, तो साइड यहाँ से कितना आ गया, 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चेंज हो जाएगा, जैसा हमने पिछले सॉल्यूशन किया था उससे चेंज हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे, मैंने बहुत इसको सोच समझ के बनाया है, एक फ्रेंड ने हेल्प किया भी किया है, बहुत अच्छा लगा सॉल्यूशन और मेरे को ज़्यादा सही लगा पिछले सॉल्यूशन से। अब इसको यहाँ पे रखते हैं, 3 × 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस तो यहाँ दिया हुआ है सीधा सीधा 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 प्लस 4a स्क्वायर की बात करें तो 19 × 19, ये ऐसा कर लेते हैं। ये सोल्यूशन ज़्यादा सही है, बार बार मैं कह रहा हूँ, और इसी से बनाएंगे ज़्यादा बेहतर है ये। और ये हो जाएगा 1848, जैसा पिछले में आ रहा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। देखिए ये 1848, क्योंकि उधर तो चेंज नहीं किया हूँ। और यहाँ पर 4 × 19 × 19, ये भी 1444 आएगा, 361 होता है, 19 की स्क्वायर 361 × 4 करेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 6 × 24 के 4, हासिल आया 2, 4 × 12 13 14 है, देखो 1444 आ गया। तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, आंसर वही आया। हमने दो अलग अलग तरीके से बनाया, आंसर वही आया। तो ध्यान देंगे,
आप कैसा सोच रहे हैं वो इत्तेफाक हो गया कि पिछले तरीके से भी सेम आंसर आ गया करके, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो कोई एक तरीके से ही सोचा होगा। और यह सॉल्यूशन जो यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहा है ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कर लिया है। ये 12th नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, वीडियो लेंदी है, बहुत ध्यान से बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल बनते हुए चलेगा। ठीक है, देखो एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है, उसकी क्षमता 60 लीटर, 56 लीटर और 44 लीटर है। वह कंटेनरों का 83 सही 1/3%, 85 सही 5/7% और 90 सही 10/11% दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 4/4:1, 5:3 और 7:1 के अनुपात में भरता है। पानी की कुल मात्रा उसके पास उपलब्ध कुल दूध की मात्रा से अनुपात कितना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब बहुत इजी प्रश्न है। चलिए देखेंगे कैसे बनाना है इसको। मैंने इन सब का सॉल्यूशन वाला पीडीएफ ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो 60 लीटर का हमारा जो है कंटेनर है, 60 लीटर की क्षमता है, उसको वो पूरा नहीं भरता है, उसका कितना भाग भरता है, वो 83 सही 1/3%। ये क्वेश्चन दिया है 83 सही 1/3%। देखो 83 83 1/3%। तो इसको क्या हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 थिया 9 और 8 थिया 24, 240 250 है ना, 250/3%, ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये तो सही बटा कैलकुलेट करना 4वीं 5वीं क्लास में सिखाते हैं। बाई 3% को हटाने के लिए मैं 1/100 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बहुत इजी है क्या ये तो। देखो यहाँ पे 25 50 दूनी 100 होता है और 20, ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है, देखो कुछ मैं गलत किया हूँ कहीं पे, हाँ नहीं बिल्कुल सही किया हूँ। फिर ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50। और इस 50 में क्या बोल रहा है, वो 4:1 की बात कर रहा है। 4:1 मतलब मिल्क हो गया यहाँ से 40 और 10 हो गया यहाँ से वाटर, तो इजी है, मिल्क एंड वाटर, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, जो 56 लीटर वाला कंटेनर है उसको हम लोग कितना परसेंट भरते हैं, 85 5/7। ये आपका टाइम बढ़ाने के लिए ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा आप कैलकुलेट करिए, टाइम पास करिए करके। ठीक है, फिर भी हम लोग 85 × 7, 7 5 35 होता है क्या, 5 लिख लिया यहाँ से, 7 8 56 और ये 5 6 7 7 8 9 56 होता है ना, 56 6 3 9 यार, सीधा सीधा मैं भी कहाँ से कर रहा हूँ, 5 है ना, 595 और इसको 5 को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 600। कितना हो जा रहा है ये 600। तो 600/7 और 1/100। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 6 टाइम कैंसिल हो गया, 7 8 56 हो गया, 8 6 48 आ गया, ये 48 आ गया। 48 में से रेशियो क्या दिया हुआ है, देखो 5:3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको, तो इसको ऐसा कर लेंगे, 48 5 3 8 होता है और मिल्क का मात्रा इंटू 5 कर लेंगे, तो 8 6 48 6 5 30 हो गया यहाँ से। तो रेशियो का है, इजी कॉन्सेप्ट है। और कितना बच गया 18, तो ये वाटर हो गया, मिल्क एंड वाटर हो गया। वैसे ही जो कंटेनर थर्ड है उसकी क्षमता है 44 लीटर है क्या, हाँ ठीक है। और यहाँ से क्या है 90 10 बाय, ये तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 99, ये है, और ये हो जाएगा 1000/11%। तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1/100 रख लेते हैं, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 11 चौके 44 होता है। यहाँ से कितना आ गया ये तो कितना दिख रहा है, 40 ही दिख रहा है, हाँ ठीक है 40 हो गया। ये 40 में 7:1 बोल रहा है, तो 40 ये 8 रख लेता हूँ, और ये कितना 7 का निकालना है हम लोग को, 5 8 40 होता है, 7 5 यहाँ पे मैं 35 रख लिया, और इसमें यहाँ पे कितना बच गया, ये मिल्क एंड वाटर। ठीक है, इतना ही तो बचा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, सबका मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर मिल्क एंड वाटर कंप्लीट हो गया, मिल गया हमको। अब पानी की मात्रा का, उस उपलब्ध दूध की मात्रा का अनुपात कितना है, तो पानी यहाँ पे कितना दिख रहा है 10 + 18 5, ये पूरा पानी है, वाटर है। मिल्क से उसका रेशियो निकालना है, तो 40 + 30 + 35, ये हो गया ऐसा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जोड़ेंगे, ये आएगा 33 और ये आएगा 105, देखो 70 हो गया। ये आगे रेशियो निकालेंगे 11:35। तो समझना है, इसमें बहुत कठिन वाली बात नहीं है, आंसर तो हमारा आ गया है, ये ऑप्शन बी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए। पीडीएफ में मान लो छोटी छोटी गलती रहेगी तो उसको इग्नोर करेंगे, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें सुधार कर लेंगे। चलिए ये दिया हुआ है दो बहुपदों का एचसीएफ और एलसीएम, ये दिया हुआ है एचसीएफ है एलसीएम है। यदि बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस दूसरा बहुपद क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू N1, मतलब पहली संख्या N1 लिख लेता हूँ इसको, गुणित दूसरी संख्या मल्टीप्लाइड बाई सेकंड नंबर N1 इंटू N2। ये तो बहुत इजी है ना, इतना तो सब जानते हैं। ठीक है, तो एलसीएम देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, वो लंबा वाला है क्या एलसीएम, उसको पहले लिख लें। ठीक है, 22x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये हो गया एलसीएम। इंटू HCF कितना दिया हुआ है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू N2 हमको निकालनी है। कोई बहुत बड़ी बात है क्या, बिल्कुल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। N2 मैं इसको पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ साइड में, क्योंकि बार बार लिखने को से लंबा है, अच्छा है मैं इसको पहले साइड में कर लूँ। 6x स्क्वायर 5x को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 2x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं क्या 3x प्लस 2x। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से 3x कॉमन निकल जाएगा, हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस 1 निकालेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया और 3x प्लस 1 दूसरा फैक्टर हो गया। तो N2 इज इक्वल टू यहाँ से ले लेते हैं 22x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, और ऐसा कर लेते हैं 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय है ना। ठीक है, 2x प्लस 1 और ये 1 के ऊपर ओवरलैप कर गया 3x प्लस 1। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो भी आंसर होगा इसको डिवाइड करने से मिल जाएगा। किसको डिवाइड करने से मिल जाएगा 22x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको 2x प्लस 1 से, ये तो दिखा है ना 2x प्लस 1 से। अब कई लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को डिवाइड करना नहीं जानते हैं, हो सकता है बहुत सारे कारण, प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये 6वीं 7वीं 8वीं का है, उस समय आपको सीख लेना चाहिए थे। चलिए देखते हैं, 2 है मेरे को 22 बनाना है मतलब 11 चाहिए, x है मेरे को x क्यूब बनाना है मतलब x स्क्वायर चाहिए, तो 11x स्क्वायर आ गया सीधा सीधा, ये बन गया 22x क्यूब, और इसी 11x स्क्वायर को प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, तो हो जाएगा 11x स्क्वायर। बहुत ईजी तो है, उसके बाद माइनस हो जाता है, माइनस करने के लिए ये ऐसा हो गया माइनस 15 और माइनस 11, ये माइनस 26x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब देखते हैं 2x को मेरे को 26 बनाना है मतलब 13 आ गया सीधा सीधा, और ये माइनस है तो माइनस 13x है इसलिए माइनस 13x आ गया। स्क्वायर करना है ना तो माइनस 26x स्क्वायर, और यहाँ से ये माइनस है ना 13 प्लस 3x मत समझिए उसको, माइनस 13x है तो माइनस 13x, ये हो जाएगा प्लस कर लेते हैं, वो चेंज हो जाता है। यहाँ से कितना हो गया 4x आ गया क्या, बिल्कुल 4x प्लस 2, तो यहाँ से मैं 2 से इसको प्लस 2 से यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x हो जाएगा 4x और 1 हो जाएगा 2, अब पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फैक्टर निकल के सामने आ गया क्या 11x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2, जो कि हमारे ऑप्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो देखो देखो ऑप्शन तो सब सेम है वैसे ही वैसे, लेकिन ऑप्शन ए है उसमें से हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही इसको बनाना है, आपसे ये इजीली बनना चाहिए। यदि आपको ये डिवाइड करने नहीं आता है तो 6, 7, 8 की बुक प्रेफर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखो P और Q एक ही कीमत पर दो अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाद में R P Q से दोनों वस्तुओं को 390 के समान मूल्य पर खरीदता है, लेकिन P का लाभ x% था जबकि Q का लाभ y%, क्योंकि Q जो है विक्रय मूल्य पर अपनी लाभ की गणना करता है। अगर R एक वस्तु S को y% लाभ पर बेचता है तो S का क्रय मूल्य क्या होगा। Y का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है,
y का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको बनाना है। तो चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सेलिंग प्राइस देख देते हैं सबसे पहले P के लिए। P के लिए सेलिंग प्राइस SP सेलिंग प्राइस फॉर P के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 390 रुपये में वो खरीदता है अगला पार्टी वाला उससे, तो 390 रुपये में बेचा है, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, हम लोग P का लेकर चल रहे हैं तो उसी को आगे लेकर चलेंगे। यहाँ पे X परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना, X परसेंटेज, देखो X परसेंटेज यहाँ दिया है, P का लाभ प्रतिशत, तो वहीं से ले रहे हैं, तो 390 है सेलिंग प्राइस है ना। P में हम ले लेते हैं उसको कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय P इंटू 100, ये ऐसा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ दिया हुआ है देखेंगे यहाँ से Y परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 38.6/13% ऑफ X दिया हुआ है, लेकिन Y परसेंट की एक और चीज़ दिया हुआ है, Y परसेंट जो है Q का लाभ है, जबकि Q का लाभ Y प्रतिशत, क्योंकि Q विक्रय मूल्य पर अपनी लाभ की गणना करता है। तो ठीक है, तो 390 है ना, और वही तो है, दोनों का सेम है, और यहाँ पे 390 नीचे में आ जाएगा। देखो यहाँ पे P आया, यहाँ पे 390 आया, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेशन कर रहा है, उसी चीज़ को समझना है। इस चीज़ को मैं इसलिए लिया हूँ X परसेंट Y परसेंट का, क्योंकि हमारे को लास्ट के क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हमको इस्तेमाल करना है, उसी का इस्तेमाल अभी करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। y इज इक्वल टू 38/6 है, तो उसको हम लोग सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं, 38 इंटू 13 प्लस 6 पहले लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये 13 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 500 डिवाइडेड बाई 13, कितना मिलेगा 500 डिवाइडेड बाई 13। तो ठीक है, मैं इस 3 को कैंसिल मिटा लेता हूँ यहाँ से। देखो जैसा आप क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से हमको बनाना होता है, अपने हिसाब से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल लॉजिक्स तो लगाने होते हैं। ठीक है, चलिए तो y इज इक्वल टू 500 एक्स पे सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं, 500/13 इंटू एक्स रख लूँ क्या मैं, ठीक है, परसेंटेज हटा लेते हैं, x/100 लिख लेता हूँ, परसेंटेज ये हट गया। तो यहाँ से किसी का वैल्यू रखना है क्या, ठीक है वैल्यू रख लेते हैं, पहले यहाँ इसको कैंसिल कर लेते हैं ऐसा, तो y इज इक्वल टू 5x/13 हो गया, y इज इक्वल टू कितना हो गया 5x/13 हो गया। और x का वैल्यू रखे कि y का वैल्यू रखे, दोनों का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। y का वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं 390 माइनस p डिवाइडेड बाई 390 इंटू 100, ये y का वैल्यू हो गया, इज इक्वल टू 5/13, x का वैल्यू रख लेते हैं 390 माइनस p, और ये नीचे में p है इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा कर लिए, यहाँ से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के सामने आएगा जो कि p के रूप में रहेगा और हमारा वो आगे चल के काम आएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये 390 माइनस पी 390 माइनस पी दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब सर ऊपर ऊपर कैसे कैंसिल कर दिए, इसको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा बच के रहिए आप। ठीक है, तो p इज इक्वल टू, यहाँ से p बचाएगा, हाँ ये ऊपर चला जाएगा और ये ऐसा चला जाएगा, तो 5 इंटू 390 डिवाइडेड बाई 13 ये आ गया। ठीक है, इसको 13×3=40 होता है क्या, 30 टाइम्स ये आ गया 150। p का वैल्यू कितना आ गया 150 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, y परसेंटेज यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग, 390 माइनस p, तो 390 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 390 इंटू 100, ये यहाँ से निकल के सामने आ गया 800 डिवाइडेड बाई 13, कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाई 13। अब कॉस्ट प्राइस फॉर एस के लिए क्या है, सीपी हमको कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे पूछा हुआ है एस का क्रय मूल्य क्या होगा, तो ध्यान से देखते चलना, एस का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 390 ये तो रहेगा ही पहले से, और उसमें वो प्रॉफिट करके बेच रहा है वो, इसमें खरीद के वो, तो 390 का कितना परसेंट, y परसेंट, तो यहाँ से ले देते हैं 800 डिवाइडेड बाई 13, ये हो गया, और परसेंटेज है तो 1/100 में लगा लेता हूँ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 390, देखो कई लोग क्या सोचेंगे सर इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन आप बता रहे हैं, एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में आप सही तरीके से बनाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा। ये ऐसा हो गया
ये आ गया आंसर हमारा 630 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी। ठीक है, समझेंगे इसको। मैं पीडीएफ इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ, नहीं होगा तो बार बार बना के देखेंगे, और भी नहीं होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। लेकिन पहले आप बेसिक समझेंगे, बिना समझे क्वेश्चन में डाउट नहीं पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो क्वेश्चन 15, ए और बी के बीच की दूरी 759 किलोमीटर है। बिंदु ए से दो व्यक्ति एक ही समय में 63 किलोमीटर प्रति घंटा और 91 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ए से बिंदु ए से दो व्यक्ति, एक ही पॉइंट से दो व्यक्ति चल रहे हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम को बनाया हुआ, एग्जाम में नहीं दिया हुआ था, अपने मन से बनाया है। जब तेज गति वाला व्यक्ति बिंदु बी पर पहुंचता है और वापस लौटता है, देखो ये तेज गति वाला जो 91 किलोमीटर वाला बिंदु बी पर पहुंचा, मैंने इसमें बनाया है, ध्यान से देखेंगे। बिंदु बी पर पहुंचा और वहां से वापस आया सी तक, तो सी पर धीमे व्यक्ति से मिलता है, मतलब 63 वाला धीरे धीरे चल रहा है ना, वो पहुंचा ही नहीं है, दूसरा वाला जाके वापस आ गया और ये पहुंचा ही नहीं है, लेकिन दोनों किसी पॉइंट में मिलते हैं, वो है सी। तो बी और सी के बीच की दूरी क्या है आपको बतानी। बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है ये। इसमें एक चीज देखेंगे कि दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं, दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं। हालांकि हाई स्पीड वाला थोड़ा आगे जाके निकल के वापस आ गया है और देसी वाला, ये जो पीछे वाला धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन दोनों जो है एक साथ निकलते हैं, इसलिए जो टाइम है वो होगा इक्वल। दोनों के लिए टाइम क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो पहला वाला कितना चला है, 759 तो चला ही है ना, 759। हम मान लो इसको ऐसा ले लेते हैं, छोटे पहले स्पीड जिसका कम दिया उसको पहले लेते हैं। 759 में से वो सी बी नहीं चल पाया है, वो कितना नहीं चल पाया है, सी बी या बी सी नहीं चल पाया है, उतना कम चला वो, इतना तो बच गया ना उसका, सी तक ही पहुंच पाया हो। किस स्पीड से चला वो, 63, ये हो जाएगा उसका टाइम। दूसरा वाला 759 तो चल लिया, साथ में साथ ये बी सी को एक्स्ट्रा चल लिया, प्लस बी सी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा चल लिया, उतना वापस आया है वो, इसको 91 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, 7 से कैंसिल करते हैं, ये 7 से 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये 7 से 13 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 13 सत्ते 91 होता है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, 759 इंटू 13 माइनस 13 बी सी इज इक्वल टू 759 इंटू 9 प्लस 9 बी सी। हमको बी सी तो कैलकुलेट करना है, बी और सी के बीच की दूरी क्या है, बहुत आसान प्रश्न में से एक है ये। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना ही हमारा टारगेट है। 759 में कॉमा ले लेता हूँ, कहाँ से, ये 13 और इधर जाके माइनस हो जाएगा -9, और यहाँ से 9 बी सी प्लस 13 बी सी हो जाएगा, उधर जाके 22 बी सी, ये ऐसा कर लेते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 तो यहाँ पे दिख रहा है, सीधा सीधा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 759 डिवाइडेड बाई 22, ऐसा कर लेते हैं। ये 22 से तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो ठीक है कैंसिल कर लेते हैं। 4 इंटू देखो 759, आप चाहे तो इसको 11 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 से पहले करके देखें क्या, 11 छक्का 66 होता है, बच गया 9 ये 69 टाइम्स, 69/2 हो जाएगा, यहाँ से 69/2 हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसल, और यहाँ आ गया 138 किलोमीटर। देखो 138 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसानी से ये बन गया, आपसे भी बनेगा, बिल्कुल बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक था इस क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ था वो, बस इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जानना था। यदि आप प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो फिर बिल्कुल नहीं बनेगा, और जानते हैं तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी क्या होता है देखेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन दिया हो कि किसी सर्कल के ऊपर ऐसा ये क्या बना हो, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो, सब जो है टच कर रहा है इस पॉइंट को देखो टच कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है। ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी, मतलब इस तरफ को हम लोग जोड़ लिए अभी, वो इस तरफ की योग के बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी, ये ऐसा हो जाएगा। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। देखो 11.2 प्लस 6.3 इज इक्वल टू ए डी, हमको कैलकुलेट करना है, ए डी प्लस बी सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8.4, तो इससे सरल क्वेश्चन तो फिर मेरे को नज़र नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 17.5, दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस 8.4 हो गया, इज इक्वल टू 9.1
सेंटीमीटर। बहुत आसान प्रश्न था ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तब जाके आपसे ये बनेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल कमेंट करके बताएंगे आप क्या आपसे ये बना था क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये ऐसा प्रश्न था जिसका आप यदि पारंपरिक तौर पे सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल इसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिकी तौर पे करेंगे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसको क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा। बस इतना ही था इसमें। कैसे था देखो, ये एबो पार्ट है, यहाँ से मैं काट लिया हूँ इसको, समझ जाओ, यहाँ से काटा हूँ, ये एबो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, और इसका जो रेशियो क्या दिया हुआ है, छोटे शंकु मतलब इधर का है 125 और नीचे का है 91, ये दिया हुआ है रेशियो। क्या था, 125 था और नीचे का 91 था, और टोटल मिला के हो जा रहा है, अनुपात में ही लेंगे वैसे ही, ये कितना हो जाएगा, 216 हो जा रहा है। और ऐसा स्थिति में हमेशा वॉल्यूम को लेकर चलते हैं, जो कि 1/3 पाई r²h, और इसका डैश रख लेते हैं, और बड़े वाले का 1/3 पाई कैपिटल R और कैपिटल H, ऐसा रख लेते हैं। तो 1/3 पाई 1/3 पाई तो कोई चेंजेस नहीं करेगा, r²h r²h चेंजेस करेगा, मतलब 3 प्रकार की चीज़ें आने वाली हैं। तो इसको मैं 5 क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, और इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको 5 और 6 में से ले लेते हैं, तो ये 5 जो है यहाँ 6 का 5 हिस्सा, मतलब 5/6 तो ऊपर वाला हिस्सा ही हो गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तब जाके ये क्या बनेगा, 6/6, जो कि 1 के बराबर होगा, मतलब एक फिगर के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो हिस्सा है वो 1/6 है ओनली, क्या है वो 1/6 है। किसका 1/6 हो जाएगा, 57.6 इंटू 1/6, मतलब ये जो हिस्सा है वो टोटल का क्या है 1/6 है। हालांकि फिगर में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है वो, लेकिन नहीं, छोटा ही हिस्सा है बस। यहाँ से ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, और ऐसा करने पे हमारे आंसर से मैच भी कर रहा है, मॉडल आंसर से भी मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही इसमें करना था, इसमें रेशियो लेके तुरंत बनाना था भिन्न से। आप ज़्यादा इसमें फार्मूला लगा के बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसका सॉल्यूशन आपसे मिल पाएगा। इसको और समझ लेंगे वीडियो पीछे करके, 125 है, 91 जोड़ लिए हम लोग तो 216 बन रहा है। ये 5 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब, क्यूब इसलिए ले रहे हैं क्योंकि r²h मिलकर 3 टाइप से चीज़ें हैं, इसमें भी 3 टाइप से चीज़ें हैं, कम होगी ज़्यादा होगी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक फ्रैक्शन अनुमान लगाया कि 5/6 है, मतलब 6 का 5 हिस्सा है, और ऐसे टोटल है तो 1/6 जो है बच जा रहा है, जिसका हमको कैलकुलेट करना है। चलिए, कई लोग होंगे कि सर ऐसा कैसे बन गया, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से सहमत नहीं होंगे, तो बिल्कुल आप अपना सॉल्यूशन बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए 18th नंबर का क्वेश्चन है, ये नाव वाला है, मेरे फेवरेट टॉपिक में से एक है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन नाव का कराया हुआ है, बिल्कुल देखिए आपका यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो, और बेसिक क्लियर है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे नाव की चाल को हम लोग हमेशा, नाव की बोट की जो चाल है उसको x लेकर चलते हैं, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल को y किलोमीटर पर आवर लेकर चलते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक धारा को अनुप्रवाह में 136 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगते हैं। तो इसको भी रखते हैं हम लोग, सेकंड स्टेटमेंट से पहले देखते हैं। अनुप्रवाह, जिसको अनुप्रवाह और ये प्रतिप्रवाह में थोड़ा दिक्कत होता है, ये देखेंगे, इंग्लिश का पढ़ के समझ में आ जाता है। 51 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय शांत जल में 36 किलोमीटर की दूरी में लगने वाले समय के बराबर है। 51 किलोमीटर क्या बोल रहा है, अनुप्रवाह मतलब धारा के विपरीत या धारा के साथ है, डाउन स्ट्रीम है, यानी कि जुड़ जाता है स्पीड, धारा के भी स्पीड x + y किसके बराबर है, उतने 36 किलोमीटर जाता है। लेकिन शांत जल की बात करें, शांत जल में मतलब सीधा x का स्पीड है, जल का स्पीड है ही नहीं उसमें, तो सिर्फ x का स्पीड आएगा। यहाँ से 51x = 36x + 36y, और ये ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15x = 36y, है ना। तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं 36/15, y = नीचे लिख लो क्या मैं, 2.4y, 15 दूनी 30 होता है, उसको डिवाइड करें 2.4y, ये ऐसा आ गया। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, किसमें इस्तेमाल करेंगे, ये जो पहला स्टेटमेंट है, 136 किलोमीटर की दूरी तय करने में, मतलब डिस्टेंस ये आ गया, किस में जा रहा है वो, अनुप्रवाह जा रहा है, यानी कि स्पीड जो है x + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + y, x के यहाँ पे क्या है 2.4y है,
और y को हम लोग y रख लेते हैं, है ना। इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि जाने और आने में 10 घंटे लगते हैं, तो ठीक है जोड़ लेते हैं 84 और ये वापस आ रहा है, तो ये 2.4y माइनस वाई, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 2.4y माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यही तो बोल रहा है वो, ठीक है, जाने में तो 136 यहाँ से हो जाएगा 3.4y प्लस 84 यहाँ से आ जाएगा 1.4y इज इक्वल टू 10। कैलकुलेशन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। कैसे देखते हैं, पॉइंट हटा लें, y को मैं ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ, पॉइंट हटा रहा हूँ, y को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 136 और ये 34 प्लस 84 बाई ये 14 हो जाएगा। पॉइंट हटा रहा हूँ, y ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मतलब ऊपर में मैं क्या कर दिया हूँ, सीधा सीधा नीचे में 10 का मल्टीप्लाई किया हूँ, तो 10/10 कैंसिल हो गया, इधर बच गया y बस, ठीक है। ये 34 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 आता है क्या, ठीक है, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया और 14 छः का 84 हो गया, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 10 आ गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, तो x इज इक्वल टू 2.4y, तो ये 24 आ जाएगा, x और y आ गया, ठीक है। अब क्या है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, धारा के प्रतिकूल नाव की गति मतलब क्या हो जाता है, उल्टा, ये हो जाता है x माइनस वाई। धारा की गति से कितनी अधिक है, ये किसकी, इसके y से कितनी अधिक है, यही हमको बताना है। तो x 24 माइनस वाई 10, फिर से माइनस वाई 10, ये आ जाता है 4, क्या आ गया 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर हमको जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो पूछ रहे हैं वो ये 4 आंसर हमारा आ गया। देखो लॉजिकली बनाएंगे और बनाते चलेंगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा, मुझे तो उम्मीद है आपसे बिल्कुल बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निकटतम गणना करना मतलब अप्रॉक्सीमेटली आए, गणना करते 15% प्रतिवर्ष की दर से इतना राशि का 2 से 3/5 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। इसका फार्मूला आपको सबको पता है, फार्मूला लिखने की आवश्यकता है क्या, ठीक, चलिए। पी ए इज इक्वल टू अमाउंट जो है P1 प्लस R/100 टू द पावर n ले लेंगे या t ले लेते हैं, जो भी ले n ले लीजिए। चलिए यहाँ से 57,000 1 प्लस R मतलब 1 प्लस R कितना है यहाँ पे 15/100 और 2 ईयर कंप्लीट है, और 1 प्लस 15/100 ले लूँ और ये 3/5 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है तो इजी है, कंप्लीट नहीं है तो वैसा ही हो जाता है। 57 इसमें मेन आखिरी में जो कैलकुलेशन है वो रहता है। यहाँ से 115/100 अगेन 115/100 और इनटू कर लें क्या यहाँ पे, ये 5 तिया 15 तो कैंसिल हो गया, 3 तिया 9 मतलब 109/100, ये ऐसा आ गया भाई, ठीक है, 109/100। इसको कैलकुलेट करना ही मेन है और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कैलकुलेट करना ही मेन है। चलिए यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये 0 कैंसिल कर लिया, ये 0 कैंसिल कर लिया और एक आध 0 कैंसिल हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया 57 इंटू 115 इंटू 115 इंटू 109 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। इसको आप लोग ध्यान से कैलकुलेट करेंगे, जो कि बिल्कुल करेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ यहीं पे कैलकुलेशन है, तो एक आध तो कैलकुलेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कर सकते हैं करके। ये आ जाएगा 82166, है ना, 0.92 जो भी आएगा ये मैंने करके रखा हुआ है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको पूछा हुआ है सीधा सीधा CI पूछा हुआ है, तो CI इसमें हम लोग क्या माइनस कर लेंगे, 82166 0.25 को 0.25 को इग्नोर भी कर सकते हैं। अब 57,000 इसमें माइनस कीजिए और कितना आ रहा है वो देखिए 166, यहाँ पे ऐसा आ गया और ये आ गया 25, तो 25 166 पॉइंट समथिंग है, तो ऑप्शन ए के ये करीब में दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी 3 एकल अंक वाली संख्या हैं। ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक है इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, एक और था और ये भी है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है भैया, इसमें भी छोड़ के आ रहे हो तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिए। 19 को डिवाइड करेंगे हम लोग 37 से, सीधा सीधा किससे, 37 से, पॉइंट लगा लेते हैं। मैं इसको 0 पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं इसको 190 लिख रहा हूँ,
ठीक है, इसको हम लोग कितने टाइम्स लगाएंगे, 5 टाइम्स लगाएंगे, तो 37 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 7 5 6 35 और 5 3 15 16 17 18, ये 185 हो गया। ये फिर से 5 बच गया, इसको मैं 0 लगा लिया। ये 1 टाइम्स आएगा 37, ये हो जाएगा 13, ये भी 130 हो गया। अब कितने टाइम्स लगा लें, 3 टाइम्स करके देख लेते हैं। 37 इंटू 3, 7 या 21, 3 दूनी 3 3 9 2 11, ऐसा हो जाएगा क्या, 3 7 देखो 30 या 90 हो गया, 7 21, ठीक। और ये 1 1 1 आ गया। कुल मिला के हमारा जो वैल्यू है वो मिलके सामने आया। कैसे मिल गया, ये 5 a इज इक्वल टू हो गया 5, b इज इक्वल टू हो गया 1, c इज इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही रिपीट होते चले जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, 1 9 फिर से बच जाएगा, तो फिर आगे रिपीट होते चले जाएगा। 5 1 3 हमको क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। 5 6 7 8 9, ये कौन सा क्वेश्चन कठिन था इसमें से, ये ठीक आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, बहुत आसान है ये भी। कैसे बनाना है देखिए, 5 टू द पावर a है, 5 टू द पावर a, ठीक, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इज इक्वल टू 35 टू द पावर c मैं लिख सकता हूँ, ये और ये को कंपेयर कर लिया मैं, ठीक। दूसरा 7 टू द पावर b है इज इक्वल टू 35 टू द पावर c, इसको भी लिख सकते हैं। ऐसा करने से ये होगा 5 इज इक्वल टू 35, ये हो जाता है c बाई ए, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और 7 ये 35, ये हो जाएगा c बाई बी, ये तो है, ठीक है, घातांक और करनी को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको, ये वाले को और ये वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इस वाले तरफ देखेंगे 7 5 35 हो गया, दूसरा तरफ देखेंगे 35 c बाई ए, ये मल्टीप्लाई होगा तो जुड़ जाएगा, c बाई बी हो जाएगा, ठीक है। ये 35 टू द पावर 1 है और 35 टू द पावर समथिंग है, तो यदि बेस बराबर हैं तो जो पावर्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। 1 इज इक्वल टू c बाई ए प्लस c बाई बी हो गया। ये यहाँ से 1 ऐसा करके c को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी ऐसा रख लेते हैं क्या, हाँ ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। और 1 इज इक्वल टू सी, 1 अपॉन ए है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ये ऐसा हो जाएगा। और c इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये ऐसा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, और यही हमारा आंसर, देखो c इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ईजी था क्या ये, हाँ इजी था, जानने के बाद इजी रहता है, पहले थोड़ा टफ लगता है। ये यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इसी को लेकर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थे, उसमें क्या क्या है दिया हुआ है। देखो पाई चार्ट 3 अलग अलग देशों के केंद्रीय बजट के 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित निधि का प्रतिशत दिखाते हैं। ये सब दिखाया है, थोड़ा सा रीडिंग के लिए होता है। और 2017 में 6 अलग का 200 करोड़ रुपए जो है खर्च हुआ है, वो बता रहे हैं, अलॉटेड है। मैं इन सारे डिटेल्स को इस तरफ रखा हुआ हूँ। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 2017, 18 और 19 के 6 क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि का अनुपात 4:5:6 है, ठीक है। 2017 का अनुपात 4 है, तो 2018 का अनुपात कितना है, 5 है, और 2019 का अनुपात क्या है, 4:5:6 है, तो ये 6 है। आप ध्यान देंगे ये तो 200 रुपये है, क्वेश्चन में दिया हुआ देखो यहाँ पे, ठीक है। तो 2018 का इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 200 ये डिवाइड बाई 4 करेंगे इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 250। और 19 का 200 है, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे इंटू 6 करेंगे, ये हो जाएगा 300। तो तीनों की राशि हमको निकल के सामने आ गई। हमको जो रेशियो निकालना है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या निकालना है, देखिए 3 वर्षों को मिलाकर किसी भी उल्लेखित आवंटित क्षेत्र से अधिकतम और न्यूनतम राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी भी उल्लेखित, तीनों मिला के अधिकतम होना चाहिए, तो तीनों मिला के अधिकतम चाहिए हमको, तो 200 इंटू 2017 का देखेंगे। सबसे पहले अधिकतम कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो मैक्सिमम है 23 और 21 दिखाई दे रहा है, लेकिन उस 23 को जब इधर भी देखेंगे तो ये 12 हो जा रहा है, कम हो जा रहा है और कम हो जा रहा है। लेकिन इस 21 के सामने देखेंगे तो ये 27 ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 28 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब इस क्षेत्र को हमको लेकर चलना है। ये क्षेत्र कौन सा है, शिक्षा का क्षेत्र है, जो भी हो उसको लेकर चलना है। यहाँ 23 तो ज़्यादा है, लेकिन अगले बार में जाने से बहुत कम हो जा रहा है वो, ठीक है। 200
21/100 प्लस 300 के 250 लेते हैं पहले, 250 इंटू 27/100 और प्लस 300 इंटू क्या ले लें 28/100। ये ऐसा लेते हैं। किससे रेशियो निकालना है? सबसे कम से। सबसे अधिक वाला तो हो गया और सबसे कम लेते हैं 200 इंटू सबसे कम। देखो क्या दिखाई दे रहा है सबसे कम आपको यहाँ पे 14, 12, यहाँ पे 12, फिर ये 10, फिर ये 9, ये सबसे कम दिखाई दे रहा है। ये 12/100, 250, 10/100 प्लस कर लेते हैं 300 इंटू 9/100। इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है ना, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। सब जगह 100 है, मैं हटा देता हूँ। बिल्कुल सबको हटा सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच जाएगा 2 इंटू 21 प्लस 2.5 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 28 और 2 इंटू ये हो जाएगा 12, 2.5 इंटू हो जाएगा 10, इतना ही बच रहा है, प्लस 3 इंटू 9। इस आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 193, क्योंकि जगह नहीं है, ये बहुत इजी कैलकुलेशन है। और रेशियो 76 हमारे ऑप्शन से मैच नहीं करता, उसको डबल कर लेंगे 0.5 को हटाने के लिए 387 रेशियो 152, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन में से एक था ये ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या था। ये देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि 2019 में 6 अलग अलग क्षेत्रों को आवंटित कुल राशि 400 करोड़ है तो 2019 में रक्षा के क्षेत्र में आवंटित राशि उसी क्षेत्र की में 2017 की राशि से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न में से एक है ये। 2019 की बात कर रहा है पहले, है ना। इसमें 400 करोड़ है। डिफेंस ले लेते हैं 2019। डिफेंस रक्षा के क्षेत्र में देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लैक वाला है पूरा, ये 9% वाला है। तो 400 इंटू 9/100, ये 9 चौक 36 होता है, ये 36 आ गया। 2017 में कितना है, 200 करोड़ है क्या? हाँ ठीक है, 200 करोड़ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। उसका ही हमको डिफेंस वाला सेगमेंट लेना है, 12% है, उसको ले लेते हैं 12/100, 12×24 हो गया। कितना प्रतिशत अधिक या कम की बात कर रहा है वो, कितना प्रतिशत अधिक है दिया हो गया। हाँ तो 36, 24 और 24 सबसे पहले यही था, ऐसा करके तो हो जाएगा 12/24 इंटू 100, ये हो जाता है 50%। ये हमारा